नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ज्यामिति, विशेष रूप से रिट के संदर्भ में। अब तक हमने इसमें पढ़ा है ज्यामिति क्या है, तल क्या है, रेखा कोण क्या है, कोण रचना के आधार पे क्या है, मान के आधार पे क्या है, कैसे उनका मापन होता है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो, उसमें पढ़ रहे थे हम समांतर रेखाओं पर बनने वाले कोण, समांतर रेखाओं पर बने कोण। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। खासकर स्पेशल रेट लेवल सेकंड वाले ध्यान दें, यहाँ से हर बार आपके पास पेपर में सवाल पूछा गया है। आप पुराने पेपर एक बार अवश्य देख के हल कर लें। इस प्रकार हम पढ़ रहे थे कि दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, यदि इन समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट दे और यहाँ इस प्रकार एंगल बन रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि मैं इनको नाम दे दूँ तो यहाँ आपने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर अंतः कोण सा, एकांतर बाह्य कोण सा है। तो कई बार नाम दे के सवाल पूछता है, कई बार आपसे वैसे पूछ लेता है। तो चलिए अभी हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि आपसे ऐसे न देखे, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है ये कि जैसे ये दो समांतर रेखाएं, एंगल कोण, ध्यान दीजिए आपके पास लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में कोण ज्ञात करने से संबंधित सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कोण ज्ञात करने से संबंधित सवाल कैसे हल करेंगे आप। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था कि इसके एक ही साइड के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और यदि इसके अर्धक, इसका अर्धक ले लिया जाए, इसका अर्धक ले लिया जाए, तो इसके अर्धक परस्पर समकोण पे मिलते हैं। एक बात तो ये याद रखेंगे आप, कई बार यहाँ पूछ लेता है ये इसका अर्धक है, इसका अर्धक, कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, और थ्योरेटिकल पूछ लेगा कि दो समांतर रेखाएं, उनको यदि कोई तिर्यक रेखा काट दे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों के अर्धकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री भाई। अच्छा, यदि इधर के भी मैं अर्धक ले लूँ तो ये भी इस प्रकार होगा भाई, यूँ, इसका अर्धक कैसे जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे इसका अर्धक, यानी हमने चारों कोणों का अर्धक ले लिया। तो रेट लेवल सेकंड वाले विशेष रूप से ध्यान दें, ये कोण पे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये रह गया था कल, वरना आज हम बहुभुज स्टार्ट करने वाले थे। तो इसमें क्या है कि यदि आप समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के दोनों साइड के अंतः कोणों के अर्धकों को आप मिला देंगे तो ये जो आकृति आपके पास बनेगी, यानी अर्धकों से बनी हुई आकृति, ये एक आयत बनेगा भाई। तो ये याद रखिएगा, कई बार 90 डिग्री होगी, आमने सामने की भुजाएं इनके समान होंगी। आप यदि इसको प्रूव करना चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को। यहाँ सीधा फैक्ट याद रखिएगा, यदि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और उसके दोनों तरफ के अंतः कोणों के अर्धकों को मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति आयत प्राप्त होगी। एक तो ये फैक्ट आप याद रखें। दूसरा फैक्ट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, कई बार आपसे सवाल पूछ लेता है कोण देके, जैसे मान लीजिए इसको इस प्रकार मिला देता है, यूँ देखिएगा, यूँ ऐसे ही मिला हुआ है। यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ y ऐसे दे दिया, और आपसे इस कोण की वैल्यू पूछ ली, चाहे तो इसकी पूछ लेगा चाहे इसकी पूछ लेगा। तो ये आपको बतानी है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न इस प्रकार आ रहा है आपका कि ये समांतर रेखाओं का एक जोड़ा जा रहा है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार आई हुई है, डॉट डॉट लाइन एक इस प्रकार आई हुई है, जो इस रेखा के साथ x डिग्री बना रही है, इस रेखा के साथ ये y डिग्री बना रही है, और एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि ये कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो या तो आप सीधा याद रखें, या इसको प्रूव करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप एक तीसरी समांतर रेखा इस प्रकार खींच सकते हैं भाई। ये लो, ये डॉट डॉट वाली हमने एक समांतर रेखा खींच दी जो दोनों रेखाओं के समांतर है। तो क्या करना है आपको, अब देखिएगा, हमने कल पढ़ा था, ये देखिए ये x है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा x, एकांतर कोण के कारण z बन रहा है। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा, अच्छे से ध्यान से समझा है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, फिर पुनः ये देखिए यहाँ पे, यदि ये y है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, y। और फाइनली इस पूरे एंगल की वैल्यू आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा x प्लस y। तो देखिएगा भाई, ये x प्लस y आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जरूरी नहीं कि 180 आए, कभी आप कहोगे x प्लस वाई 180। ध्यान दीजिए, ये तिर्यक रेखा अलग जा रही है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। तो कई बार आपसे सवाल पूछ लेता है, यानी ये याद रखिएगा, समांतर रेखा जा रही है, तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होंगे। उसके आधार पे हमने एक चीज़ डिसाइड करी, यहाँ पे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। यदि ये P है और ये Q है तो ये वाला आपका हो जाएगा P प्लस Q, यानी दोनों कोणों का जोड़। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, जी कल वाले टॉपिक में से रह गई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक है रेखा, किरण, कोण वगैरह आपने देख लिए कैसे कैसे बनते हैं। आगे बहुभुज में जैसे जैसे कोण बनेंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाई बहुभुज। अब देखिएगा बहुभुज क्या है, क्या होता है बहुभुज। तो बहुभुज में देखिएगा
पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं हम। बहु प्लस भुज, बहु प्लस भुज, तो भुज का मतलब यहाँ भुजाओं से लेना है आपको, भुजाएं। बहु का मतलब अनेक, बहुत सारी, वो वाली बहु नहीं। बहु प्लस भुज यानी अनेक भुजाएं। तो इसकी सैद्धांतिक परिभाषा कैसे देंगे, क्या होता है बहुभुज गणित में? देखिएगा कई बार आपसे सीधा लेवल फर्स्ट वाले ध्यान दें, कई बार आपसे सीधा आकृति देके पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन बहुभुज है और कौन बहुभुज नहीं है। आकृति के नाम दे देगा, चित्र दे देगा, चित्र देके पूछ लेगा निम्न में से कौन बहुभुज है कौन नहीं है। तो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि बहुभुज होता क्या है। तो देखिएगा भाई बहुभुज क्या होता है कि अनेक सरल रेखाओं से, अनेक, ये सरल रेखाएं जो मैं लिख रहा हूं भाई, ये सरल रेखाएं उस बहुभुज की भुजाएं बनेंगी। अनेक सरल रेखाओं से मिलकर बनी, अनेक सरल रेखाओं से मिलकर बनी, ये जरूर ध्यान देखिएगा, बंद आकृति। ध्यान दीजिए, अनेक सरल रेखाएं होनी चाहिए, यानी रेखाएं कैसे लेनी है? केवल सरल रेखाएं। यानी यदि वक्र रेखाएं वहां या आ गई तो वो क्या नहीं होगा? बहुभुज नहीं होगा। इसका मतलब वर्त एक क्या नहीं होता है? बहुभुज नहीं होता है। तो वहां केवल और केवल आपको क्या लेनी है? सरल रेखाएं लेनी है। तो सरल रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, जैसे मान लीजिए ये देखो, अंग्रेजी का एम ले रहे हो आप, क्या ये बहुभुज है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुला है, तो ये बहुभुज नहीं है। तो सरल रेखाएं तो हैं इसमें, तो सरल रेखाएं भी लेनी है और वो आकृति क्या होनी चाहिए? आपकी बंद आकृति होनी चाहिए। तो देखिएगा जैसे ये सरल रेखाएं हैं, ऐसा, ये लो, ये सरल रेखाएं हैं। अब सरल रेखाओं से मिलकर आपने एक बंद आकृति बना ली, तो ये जो आकृति बन गई, ये आकृति आपका बहुभुज कहलाती है। पुनः समझ लीजिएगा बहुभुज क्या होगी। बहुभुज की दो शर्तें आपको देखनी है। पहली बात, बहुभुज में केवल और केवल सरल रेखाओं का उपयोग होना चाहिए, यानी बहुभुज केवल और केवल सरल रेखाओं से मिलकर बनेगा, वक्र रेखाओं से मिलकर बहुभुज नहीं बनेगा। दूसरी बात, बहुभुज सदैव कैसी आकृति होगी? बंद आकृति। यानी ये देखिए, अब ये बहुभुज नहीं है, जैसे इसमें क्या था? ये खुला है, ये भी खुला है, तो ये एक बहुभुज नहीं है। सबसे पहली शर्त इसकी सरल रेखाएं होंगी, दूसरी शर्त इसकी ये क्या होगी? बंद आकृति। तो सरल रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब देखते हैं अपन कितनी भुजाएं हो सकती हैं। यदि आप केवल एक सरल रेखा लेते हो तो क्या एक सरल रेखा से बहुभुज बनेगा? नहीं, क्योंकि ये तो खुला है, बंद हुआ ही नहीं। दो सरल रेखा आप लेते हो तो क्या बहुभुज बनेगा? नहीं, दो सरल रेखाओं से भी हम एक बंद आकृति नहीं बना सकते। तो कम से कम देखो, तीन सरल रेखाएं ली हमने, तो कम से कम आपको तीन सरल रेखाएं लेनी पड़ेंगी, तब जाके आकृति बंद हो पाएगी। तो देखिएगा सबसे छोटा, यानी भुजाओं की संख्या के आधार पर सबसे छोटा बहुभुज, यानी एक भुज द्विभुज नहीं होता, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं बनेगी। तो सबसे छोटा जो बहुभुज होगा वो त्रिभुज होगा, यानी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 3। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज यदि आपको बनाना है तो बनेगा 3 भुजाओं वाला, और उसका नाम आप देंगे त्रिभुज। ऐसे भुजाओं की संख्या के आधार पे हम नाम, देखो भुज तो यही है, इधर वाला ही, बहु की जगह हमने क्या ले लिया? तो त्रिभुज बन गया। 4 भुजाएं लोगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, 5 भुजा लोगे तो पंचभुज, 6 भुजा लोगे तो षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे बनता जाएगा भैया आपके पास। तो ये होता है बहुभुज का कॉन्सेप्ट था, सरल रेखाओं से मिलकर बना होगा। ध्यान दीजिए, जैसे ये है, ये एक बंद आकृति है, तो बंद वक्र है ये बंद वक्र है, यानी वर्त जो है वो बंद वक्र है, वो बहुभुज नहीं है। ध्यान दीजिए, आपके पास सवाल आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज नहीं है? वहां दे देगा आयत है, वृग है, त्रिभुज है और वर्त दे देगा आपको। तो वृग, आयत वगैरह जहां सरल रेखाएं हैं वो तो सारे बहुभुज होंगे, पूरी की पूरी सरल रेखाएं होनी चाहिए वहां पे। यदि वहां वक्र है तो वो ये क्या है? एक बंद वक्र है, यानी वर्त एक बंद वक्र होता है। अच्छा, ये वक्र जो लेवल फर्स्ट वाले देखिए, बंद वक्र, खुला वक्र क्या होता है? जैसे आपने ये इतना कर दिया, ये लो, ये है, तो ये क्या है? आपका खुला वक्र है। और ये जैसे कर दिया आपने, ये क्या है? बंद वक्र। वक्र कैसे भी बना सकते हो आप? ये लो, ये आपका क्या है? बंद वक्र है। और यदि ये खुला रह गया तो ये क्या है? खुला वक्र है। तो बंद वक्र, खुला वक्र समझ गए होंगे आप। यहां हम पढ़ रहे थे बहुभुज, तो वर्त जो है वो बहुभुज नहीं है, वो एक क्या है? बंद वक्र है भाई। तो बहुभुज की शर्त क्या थी? बहुभुज सरल रेखाओं से मिलकर बना होना चाहिए, और दूसरी बात वो एक बंद आकृति होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, बहुभुज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुभुज कैसे पढ़ेंगे हम, क्या विकर्ण होता है, क्या इसके कोण होते हैं। आशा करता हूँ आप बहुभुज समझ गए होंगे। बहुभुज होता है क्या है? सरल रेखाओं से निर्मित बंद आकृति बहुभुज कहलाएगी। अब देखिएगा, इसमें शब्दावली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा शीर्ष, फिर आएंगे इसमें भुजा, फिर इसमें आएंगे कोण। अब कोण भी दो प्रकार से आएंगे, अंदर अंतःकोण आएगा और एक बाह्य। देखो सबसे पहले मैं आपको आगे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं। जैसे एक समतल है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये एक समतल है, जहां आपने एक आकृति बना दी।
जैसे त्रिभुज बना दिया, वर्त बना दिया, कुछ भी बना दिया, ये लो। अब यह आकृति समतल को 3 भागों में बांटती है। ये जो आकृति है ये समतल को, ध्यान दीजिए, कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन में, कोई भी आकृति किसी समतल को कितने भागों में बांटेगी? 3 भागों में बांटेगी। कैसे बांटेगी? अभी देखिए मैं समझा रहा हूं आपको छोटी सी चीज से। जैसे एक पॉइंट मैंने ये लिया हुआ है, एक पॉइंट मैंने ये लिया हुआ है, और एक पॉइंट मैंने ये लिया हुआ है। जैसे पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R है आपके पास। देखिए समतल था, व्हाइट बोर्ड था, इस पे समतल था, समतल पे हमने एक त्रिभुज बना दिया। कोई भी आकृति, चतुर्भुज, पंचभुज, वर्त वगैरह कुछ भी बना सकते हैं अपन। कोई द्विमीय आकृति हमने यहाँ बना दी। तो ये आकृति समतल को कितने भागों में बांटती है? तो ये आकृति समतल को 3 भागों में बांटती दिखाई दे रही होगी आपको। बिंदु P देखिए, तो बिंदु P की स्थिति क्या है? आकृति के अंतः भाग में, अभ्यंतर जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया आकृति का अंतः भाग, बिंदु P आकृति के अंतः भाग में। बिंदु R आप देख रहे होंगे आकृति के बाह्य भाग में है, यानी आकृति से बाहर बहिष भाग में है। और बिंदु Q देख रहे होंगे, बिंदु Q कहाँ है? आकृति की परिसीमा पर, आकृति की परिसीमा पर है, यानी भुजा पर स्थित है। तो समतल 3 भागों में कैसे बांटेगा? अंतः भाग हो गया, बाह्य भाग हो गया, और एक हो गया इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, और एक इसकी क्या होगी? बाउंड्री लाइन होगी, यानी परिसीमा हो गया। तो कोई भी समतल को कोई आकृति 3 भागों में बांटेगी, अंतः भाग, उसकी परिसीमा और उसका बाह्य भाग। छोटी सी बात थी। तो देखिएगा बहुभुज में क्या क्या मिलेगा आपको? तो शीर्ष मिलेगा, भुजाएं मिलेंगी, कोण मिलेंगे, अंतः कोण मिलेगा और बाह्य कोण मिलेगा। अच्छा देखिएगा, और विकीर्ण देखिए, विकीर्ण, कई बार आप इसको कंफ्यूज हो जाते हो विकीर्ण से। तो देखिएगा हमारे हर एक चीज को, यानी पहले इसकी शब्दावली पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बहुभुज में होता क्या है, कैसे कैसे बहुभुज होते हैं। अभी हमने सिर्फ इसकी परिभाषा पढ़ी है। हमने पढ़ा सरल रेखाओं से निर्मित बंद आकृति। देखिएगा ये सरल रेखाओं से निर्मित बंद आकृति बना दी गई, ये लो, ध्यान से देखिएगा इसको। ये सरल रेखाओं से निर्मित बंद आकृति, 5 भुजाओं, 5 आपने रेखाएं काम में लिए, तो इसका मतलब ये एक पंचभुज है। नाम कैसे करेंगे इसका? नामकरण कैसे करेंगे? जैसे आपने 5 भुजाएं इसमें शामिल करी हैं, तो ये एक पंचभुज हो गया भाई। अब देखिएगा ये जो सरल रेखा है ये तो कहलाएगी इसकी भुजा, यानी ये एक बहुभुज है, बंद हो गया, ये अंतः भाग हो गया, ये इसकी परिसीमा हो गई, ये इसका बाह्य भाग हो गया, ध्यान रखें आप। तो ये तो होगी इसकी भुजा। अच्छा भुजाएं, 2 भुजाएं जहां मिल रही हैं वहां आपने एक बिंदु लिया हुआ है, 2 भुजाएं जहां मिल रही हैं वहां आपने एक बिंदु लिया हुआ है। इसी बिंदु को हम कहते हैं इसके शीर्ष, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं। तो ये भुजा होगी, साइड होगी, ये इसके शीर्ष हैं भाई, यानी जहां 2 भुजाएं मिलेंगी उस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहेंगे, यानी बहुभुज का क्या है? शीर्ष। अब ध्यान दीजिए, जैसे 5 भुजाएं हैं, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे 5 भुजाएं हैं, तो शीर्ष भी 5 ही होंगे। जैसे 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उसमें उतने ही शीर्ष होंगे। आप समझ गए होंगे भुजा क्या चीज है। भुजा किसको बोलेंगे अपन? ये जो सरल रेखा है इसको भुजा बोलेंगे। सरल रेखाएं जहां मिलेंगे उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बिंदु। तो यदि किसी बहुभुज में n शीर्ष है, n मीन्स एनी नंबर, कोई भी एक नंबर ले लिए, एक संख्या, यानी 5 शीर्ष है, तो उसमें भुजाएं भी कितनी होंगी? 5 ही होंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे 10 भुजाएं हैं तो शीर्ष भी कितने होंगे? 10। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज, यानी 3 भुजाएं, तो शीर्ष भी कितने होंगे? 3 ही होंगे भाई। ऐसे गिनने की, रटने की बात नहीं है, जितने शीर्ष होंगे, यानी जहां जितनी भुजाएं होंगी उतनी तो जगह मिलेंगी। तो जैसे 5 भुजाएं तो 5 शीर्ष हो गए, 4 भुजाएं तो 4 शीर्ष हो गए। आशा करता हूं शीर्ष और भुजा तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोणों की। यहां थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कई बार अक्सर यहां से आपका सवाल उठता है भाई, लगभग यहां से सवाल उठता है। तो कोण क्या होंगे? अब मैंने 2 प्रकार के कोण लिखे हैं, अंतः कोण और बाह्य कोण। अब देखिए कोण हमेशा शीर्ष पे बनते हैं भाई, कोण सदैव शीर्ष पे बनते हैं। तो ये जैसे शीर्ष है, इस शीर्ष की स्थिति आप देखिए, ध्यान से समझिएगा इस शीर्ष की स्थिति को। ये शीर्ष था, भुजा ऐसे आई, ऐसे चलेगी, तो एक एंगल यानी एक मोड़ लिया है भुजा ने। तो ये जो मोड़ इसने लिया है, ये मोड़ ही आपका क्या है? कोण है। अब ये मोड़ अंदर की साइड है, तो ध्यान से देखिए ये हो गया अंतः कोण, यानी हर एक शीर्ष पे अंतः कोण बन रहा है। इस शीर्ष पे भी बनेगा, यानी हर बिंदु पे मोड़ ले रही है भुजाएं। ऐसे देखिएगा यूं। तो कितने अंतः कोण हो गए? यहां देखिए 5 शीर्ष, पंचभुज की हम चर्चा कर रहे थे, 5 शीर्ष हैं तो 5 ही भुजाएं, तो 5 ही क्या होंगे? अंतः कोण होंगे। अंतः कोणों की संख्या 5 होगी। अभी हम चर्चा करेंगे कितने डिग्री के बनेंगे, कैसे बनेंगे। पहले हम सीख रहे हैं अंतः कोण होते क्या हैं।
तो शीर्ष पर अंतः भाग में बनने वाला कोण, यानी दो भुजाओं द्वारा शीर्ष पर अंतः भाग में बनने वाला कोण कहलाएगा आपका अंतः कोण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बाह्य कोण क्या है, भाई इसी शीर्ष पे जो बाहर बच गया वो बाह्य कोण है। नहीं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बाह्य कोण नहीं है आपका, ये जो है वो बाह्य कोण नहीं है। तो बाह्य कोण किससे कहेंगे अपन, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। भाई अंतः कोण तो सीधी सी बात है, दो भुजाएं शीर्ष पे मिलेंगी तो शीर्ष पे अंदर की साइड अंतः भाग में बनने वाला कोण अंतः कोण कहलाएगा किसी बहुभुज का। अच्छा, बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण आपको बनाना पड़ता है, अंतः कोण आकृति के साथ अपने आप बन जाएगा। बाह्य कोण जो है, बहिष्कोण जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है आपका, वो आपको अलग से ड्रॉ करना पड़ता है। कैसे करोगे देखिएगा। बाह्य कोण के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं इनकी सभी भुजाएं, कोई भी बहुभुज ले रहे हो आप, उसकी सभी भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाना है, एक ही दिशा में, सभी भुजाओं को एक ही दिशा में आपको क्या करना है, बढ़ाना है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये भुजा आ रही है तो इसकी दो दिशाएं होगी, या तो इधर या इधर, तो एक दिशा में बढ़ाना। जैसे इसको मैंने इधर बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है ये इधर बढ़ गई, तो अब ये अगली भुजा है, ये इधर नहीं, ये भी इसी दिशा में, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के उल्टे, तो ये इसको हम इधर बढ़ा रहे हो। देखिएगा ध्यान से, क्यों बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि हमें बहुभुज के क्या प्राप्त करने हैं, बाह्य कोण। ध्यान दीजिए, पूरा कोण बाह्य कोण नहीं होगा, बढ़ाने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सभी भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाना है। ये अंतः कोण बन गया आपका, ये इसको बढ़ाया, ये इसको बढ़ाया, भाई ऐसे ही इसको बढ़ाएंगे, ऐसे ही इसको बढ़ाएंगे और ऐसे ही इसको बढ़ाएंगे। अब देखिएगा दीपावली वाली चक्र की तरह बन गया होगा, देखो आराम से। ये जो प्राप्त हुए हैं आपको, जैसे ये एंगल जो दिख रहा है आपको, देखिएगा ये यहां देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल आपके बाह्य कोण है। समझ गए होंगे बाह्य कोण क्या होगा। फिलहाल मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि बहुभुज में क्या क्या मिलेगा आपको, शीर्ष किसे कहेंगे, भुजा किसे कहेंगे, कोण क्या होगा, अंतः कोण कौन सा होता है, बाह्य कोण कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिए, यदि n शीर्ष हैं तो उसमें n ही भुजाएं होंगी, यानी जितनी भुजाएं होंगी उतने बिंदुओं पे मिलेंगी। अच्छा, अंदर के साइड में बनने वाला कोण क्या है, अंतः कोण। तो जितनी भुजाएं हर भुजा पे, यानी हर शीर्ष पे कोण बनेगा, तो हर शीर्ष पे कोण बनेगा, तो पंचभुज में कितने कोण बनेंगे, 5। षटभुज में कितने बनेंगे, 6। अच्छा, स्पेशल बात आई बाह्य कोण की, कि बाह्य कोण क्या होता है। ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। अक्सर कई बच्चों के सामने समस्या होती है कि वो इसको बाह्य कोण पूरे को मान बैठते हैं और 360 में से घटा देते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाह्य कोण क्या होता है, सभी भुजाओं को आप एक ही दिशा में बढ़ाओ, अलग से बढ़ाना पड़ता है आपको। इस दिशा में बढ़ाया, जैसे घड़ी के उल्टा हम चल रहे हैं, तो जैसे इधर बढ़ाया आपने, तो ये जो नए नए कोण निकल के आए, देखो ये कोण, ये डॉट डॉट लाइन से जो बन रहा है, एक तो भुजा रहेगी और एक इसी भुजा को आगे बढ़ाया तो डॉट डॉट से जो मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो कोण बने हैं, ये कोण आपके बाह्य कोण है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने इसको इसी सीध में आगे बढ़ाया था डॉट डॉट से, तो ये तो बना अंतः कोण और ये बना बाह्य कोण। आशा करता हूं आप ये समझ रहे होंगे अंतः कोण कौन सा है, बाह्य कोण कौन सा है। भुजा एकदम सीधी गई है भाई आगे। तो अब यहाँ जो हमने पिछला नॉलेज था, पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको कुछ एक चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। आगे भी मैं पुनः चर्चा करूंगा कि ये भुजा थी वो सीधी आ गई यहाँ पे, यानी एक सरल रेखा बन गई। इसी को तो आगे बढ़ाया हमने, भुजा को आगे बढ़ाया, यानी एक सरल रेखा बन गई और सरल रेखा पे जे कोण बन रहा था। अब देखो, सरल रेखा के एक ही ओर पे दो कोण बन गए, एक को हम बोल रहे हैं अंतः कोण और एक को बोल रहे हैं बाह्य कोण। आपके दिमाग में आ गया होगा सरल रेखिक युग्म, सरल रेखिक युग्म आपके पास आ गया होगा कि एक सीधी रेखा जा रही है, सीधी रेखा को ऐसे एक ही दिशा में, यानी ऊपर के साइड में दो कोण बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग। ध्यान से बताइए, आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे आप, 180 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक बहुभुज की बात है, चाहे चतुर्भुज हो पंचभुज हो, ये सामान्य बहुभुज की सामान्य चीजें हैं। शीर्ष क्या है, भुजा क्या है, कोण क्या है, तो आप देख रहे होंगे इस शीर्ष पे, यानी एक शीर्ष पे बनने वाला अंतः कोण प्लस उसी शीर्ष पे बना बाह्य कोण, दोनों को यदि आप मिलाओगे तो आपके पास आएगा 180 डिग्री। ये अच्छे से गांठ बांध लेना। कई बार आपसे पूछ लेता है किसी षटभुज के एक शीर्ष पे बनने वाले अंतः कोण का मान 110 डिग्री है, तो उसी शीर्ष पे बनने वाले बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो आप उसको 360 में से घटा देते हो। कैसे घटा देते हो, देखो आप ये गलती करते हो, जैसे मान लीजिए ये कोण 110 डिग्री है, सपोज दैट ये 110 डिग्री है। अब आपसे पूछेगा इस शीर्ष पे बनने वाला बाह्य कोण क्या है, चित्र नहीं देगा, आपको बोल दिया एक पंचभुज में उसका एक शीर्ष कोण जो है
वो 110 डिग्री है, तो उसी शीर्ष पे बनने वाले बाह्य कोण का मान क्या होगा? तो सोचोगे ये तो अंत है, तो ये पूरा हो गया बाह्य। बाह्य सरासर गलत है, बाह्य ऐसे नहीं होगा। बाह्य कैसे होगा? इसको आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये लो आगे बढ़ा दिया। अब ये एक सरल रेखा बन गई देखिए, और ये कोण हो गया 110 का, तो ये बच गया कितने का? 70 का। तो याद रखिएगा एक ही शीर्ष पे, एक ही शीर्ष पे यहीं से छोटी छोटी बातें आएंगी, इन्हीं से सवाल आपसे पेपर में पूछेगा। यही छोटे छोटे सवाल आप हल करोगे, नौकरी लगोगे, और यदि यही चीजें गलत हो गई तो आपने जो तैयारी करी है वो व्यर्थ है भाई। तो देखिएगा इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करके चलना है। आपसे कोई बहुत बड़ा यानी रीट का जो पेपर आएगा, आपने पिछले पेपर देखे होंगे, कोई बहुत ज्यादा गहराई से चीजें नहीं पूछता, ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछेगा। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए भाई। तो एक ही शीर्ष पे बनने वाले अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अच्छे से याद रख लेना है इसको। 360 में से नहीं घटाना, किस में से घटाना है? 180 में से। यानी उसी शीर्ष पे अंतः कोण 110 है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 70। अंतः 100 तो बाह्य हो जाएगा 80। अभी हम बता रहे हैं अंतः कोण होता क्या है, बाह्य कोण होता क्या है। तो जितने अंतः कोण बढ़ेंगे उतने ही बाह्य कोण बढ़ेंगे। माप नहीं बता रहा मैं, नंबर ऑफ एंगल्स बता रहा हूं कि हाउ मेनी एंगल्स वहां जो बढ़ेंगे। तो देखिएगा अब अगला देखते हैं हम विकिरण। आशा करता हूं शीर्ष, भुजा, कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं विकिरण क्या चीज है। इसको अधिकांश बच्चे इसको गलत करते हैं, प्रतिभागी जो है वो इसको गलत करते हैं विकिरण को। अब वो विकिरण क्या होते हैं देखिएगा, कई बार पूछा त्रिभुज में कितने विकिरण होते हैं, तो त्रिभुज के बारे में सबने रटा होता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग भी वो 180 कर लेते हैं। जबकि किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, कल के वीडियो में चर्चा करी थी हमने, किसी भी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी हम जस्ट चर्चा करेंगे बाद में। तो देखिएगा लगे आते हो बताते हैं त्रिभुज में कितने विकिरण होते हैं, तो लिख देते हैं त्रिभुज में विकिरण भी 3 ही होते हैं। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज में किसी प्रकार का विकिरण नहीं होता। आप विकिरण को छोड़िए, एक बार इन चीजों को समझ गए होंगे। अभी हम विकिरण पे डिस्कस करते हैं स्पेशली। आपको यदि इसमें से कुछ लिखना है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं हम आगे कि बहुभुज पढ़ रहे थे हम। बहुभुज होता क्या है, शीर्ष क्या होता है, उसका कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं बहुभुज में विकिरण किसको कहते हैं। बहुभुज में विकिरण क्या, ये क्या चीज, डायगोनल जिसको बोलते हैं। क्या होता है डायगोनल? विकिरण क्या होता है? किसी भी बहुभुज में विकिरण किसे कहेंगे? तो देखिएगा आपने कोई भी बहुभुज बना लिया, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बहुभुज है, ये लो, ध्यान से देखिएगा। अब इस बहुभुज में 6 भुजाएं दिखाई दे रही होंगी आपको। मैं लिख देता हूं जैसे नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ये तो षटभुज हो गया। षटभुज यानी 6 भुजाओं वाला बहुभुज। तो 6 इसमें शीर्ष है, 6 इसमें अंतः कोण है, 6 इसमें बाह्य कोण है। हमें चर्चा करने विकिरण कितने हैं इसमें। तो विकिरण की मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। अक्रमागत, एक शब्द लिखा है मैंने, अक्रमागत। एक तो होता है क्रमागत यानी क्रम से आने वाला। जैसे मैं यहां था तो कोई भी एक, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के उल्टा। चलिए हम इधर चलते हैं, तो इसके बाद क्रमागत कौन आया? ये क्रम, यानी इसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो ये क्रमागत, तो आप देख रहे होंगे क्रमागत शीर्ष परस्पर मिले होते हैं भुजाओं द्वारा। यानी ये शीर्ष इससे मिला है और ये इससे मिला है, लेकिन ये इससे नहीं मिला, ये इससे नहीं मिला। तो अक्रमागत, क्रमागत क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्रमागत शीर्ष सदैव भुजाओं द्वारा मिले होते हैं। किसी भी बहुभुज में क्रमागत शीर्ष जो होंगे, यानी इस शीर्ष से इस शीर्ष पे जाना है, तो जाहिर सी बात है भुजा रही ना यहाँ पे, तो ये तो परस्पर क्रमागत शीर्षों से तो मिले होते हैं। अब बात करते हैं अक्रमागत शीर्षों को, अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। ये लो, ये एक ही लाइन में मैंने परिभाषा बता दी। अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी जो शीर्ष क्रमागत नहीं है उन शीर्षों को मिलाने के लिए आपको जो रेखाखंड चाहिए, उसी रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? विकिरण कहेंगे। तो देखिएगा जैसे इस शीर्ष की बात करूं मैं, तो इस शीर्ष से ये तो क्रमागत है, मिला हुआ है। जैसे नंबर दे दिया इनका, 1 2 नंबर शीर्ष है, ये 3 नंबर है, ऐसे ये 4 5 और ये 6। तो अब शीर्षों के नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो शीर्ष नंबर 1 2 से मिला है, 6 से मिला है, क्योंकि तो इसके क्रमागत हैं, आगे पीछे आ रहे हैं। तो 1 किससे नहीं मिला? 3 से। तो ये देखिएगा हम 1 को 3 से मिलाएंगे, ये लो। तो ये जो रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट लाइन जो है, ये लाइन क्या कहलाएगी? विकिरण कहलाएगी। विकिरण समझ गए होंगे क्या है? शीर्षों को, कौन से शीर्षों को? अक्रमागत। देखो शीर्ष से शीर्ष पे जाएगा,
शीर्ष से शीर्ष पे जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ये शीर्ष से शीर्ष पे जाएगा, वो रेखाखंड क्या कहलाएगा? विकर्ण। लेकिन कौन से शीर्ष से? जो अक्रमागत है, यानी ये इससे मिला हुआ नहीं था तो आपने डायरेक्ट मिला दिया। अच्छा ये भी मिला हुआ नहीं तो आपने इसको देखो ऐसे डायरेक्ट मिला दिया, ये भी मिला हुआ ऐसे मिला दिया। अच्छा ये इससे मिला हुआ ही है, तो अब देख रहे होंगे एक सबसे मिल गया, एक मिल गया सभी से, दो से भी मिला है, तीन से मिला है, चार से, सीधा डायरेक्ट मिलना है एक को। अब दो की बात करें तो दो एक से मिला है, तीन से मिला है, किससे नहीं मिला? चार से। तो दो को हमने मिला दिया चार से, दो को हमने मिला दिया पांच से, और दो छह से नहीं मिला, दो को मिला दिया छह से, दो सबसे मिल गया। अब बात करते हैं तीन की, तो तीन एक से मिला है विकर्ण द्वारा, हमने ड्रॉ करा था। तीन दो से मिला है, तीन चार से मिला, तीन किससे नहीं मिला? पांच से। तो ये लो तीन को मिला दिया हमने पांच से। तीन किससे नहीं मिला? छह से, तो तीन को मिला दिया छह से, एक से वो मिला हुआ ही है, तीन सबसे मिल गया। अब आते हैं हम चार पे, तो चार देखिएगा एक से मिला हुआ है विकर्ण द्वारा, दो से मिला हुआ है, तीन से मिला हुआ है, पांच से मिला हुआ है, चार किससे नहीं मिला? छह से नहीं मिला, तो ये लो छह से मिला दिया इसको, चार भी मिल गया सबसे। अब पांच देखिए एक से मिला है, दो से मिला है, तीन से मिला है, चार से मिला है और छह से मिला है, ऐसे छह सबसे मिल गया होगा। तो ये जो है ये इसके विकर्ण है। यदि ये तो षटभुज था, चतुर्भुज में आप आराम से समझ लोगे। ये लो चतुर्भुज में देखिएगा विकर्ण क्या होगा? नंबर एक, नंबर दो, तीन और चार शीर्ष होते हैं। एक दो से मिला, चार से, किससे नहीं मिला? तीन से, तो मिला दिया जी। ये लो एक सभी से मिल गया, दो तीन चार से। अब दो पे आइए, दो एक से मिला, तीन से मिला, चार से नहीं मिला, देख रहे होंगे सारे आपस में मिल गए होंगे अभी। तो यहाँ सिर्फ दो विकर्ण खींचने पड़ते हैं आपको। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है दो। अब षटभुज की बात करें तो देखिए कितने सारे विकर्ण आपने ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। तो इसको देखिएगा आप कि ये जो है विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या गिनिए, तीन और तीन छह, दो छह, तीन नौ, दो ग्यारह, एक 12। देख पा रहे हो आप कितनी है इसमें? 12 है, 13 है, 10 है। हर बार आपको यदि परीक्षा में पूछ ले षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं तो कैसे निकालेंगे आप? 12 है, 6 है, 9 है, कितनी है? तो देखिएगा गिनते हैं अपन, 3 3 6 निकल गए यहां से, दो यहां से निकले 8 और एक यहां से निकला था 9। टोटल यहां से आपने विकर्ण ड्रॉ करे थे 9। तो क्या हर बार आप ऐसे ही 9 गिनोगे? तो देखिएगा यहां विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला अपन देखते हैं। त्रिभुज की बात करें, देखो सबसे पहले हम त्रिभुज में विकर्ण देखते हैं कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे। त्रिभुज का शीर्ष नंबर 1 2 3 है भाई। तो एक 2 से भी मिला है, एक 3 से मिला है, तो एक तो सबसे मिला है। ऐसे ही 2 1 से मिला है, 3, ये तो सभी पहले से मिले पड़े हैं। तो यहां इनको मिलाने के लिए किसी प्रकार के एक्स्ट्रा रेखाखंड की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है? 0। तो ये तो था विकर्ण होता क्या है। अब हम देखते हैं किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। अभी आपने देखा षटभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो क्या खींच खींच के गिन गिन के बताएंगे? नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने का। वो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ये देखिए भाई, जहां n इंडिकेट कर रहा है भुजाओं की संख्या को, n का मतलब भुजाओं की संख्या है, और जो n भुजाओं की संख्या है वही शीर्षों की संख्या है, वही कोणों की संख्या है। तो देखिएगा ऐसे षटकोण बोल दे आपको, षटकोण भी वही चीज है जो आपका ये षटभुज है भाई। तो ये षटकोण ही आकृति है, षटभुज है 6 भुजाओं वाला, इसमें n बराबर था 6। तो आपको विकर्णों की संख्या यदि पूछनी है, ज्ञात करनी है, तो कैसे लिखेंगे? 6, n का वैल्यू आ गया 6 गुणा भुजाओं में से 3 कम कर दीजिए, 6 में से 3 कम करे 3/2, ये आ गया 18/2 यानी 9। तो षटभुज में विकर्णों की संख्या होती है 9। ऐसे आपसे पूछ ले अष्टभुज में, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। कई बार कंपटीशन में छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। विकर्ण होते इस प्रकार, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि विकर्ण ऐसे बनाए जाएंगे। होते कितने हैं, तो विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी विकर्णों की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या गुणा भुजाओं की संख्या में से 3 कम कर दो और भाग दे दीजिए किसका? 2 का। तो फॉर्मूला बन गया n गुणा n माइनस 3/2। तो जैसे पूछ रहा है आपसे अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो आपको क्या लिखना है? 8। अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा, n बराबर 8 आ गया भाई। तो 8 गुणा, इसमें से 3 कम करना है, तो 3 कम करा 5, 8 में से 3 कम करा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और बटे में दे दिया 2 का आपने भाग। तो 8 पंजे 40/2 कितना आ गया? 20। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है? 20। चतुर्भुज में पूछे तो 4 गुणा, 4 में से 3 गया 1/2, 4/2 यानी कितनी आ गई? 2।
त्रिभुज में पूछेगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप, विकिरण होते क्या हैं पहले तो ये समझना है आपको। दूसरा, विकिरणों की संख्या किसी बहुभुज में कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैंने फंक्शन लिख दिया वहां पे। इस फंक्शन को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। कई बार ऐसा सीधा सीधा सवाल आएगा, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो उसमें विकिरणों की संख्या क्या होगी। आशा करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे कि किसी बहुभुज में विकिरणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। नोट कर लीजिए भाई, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए आगे चलते हैं, अपन बहुभुज के बारे में और पढ़ते हैं। ये तो था बहुभुज होता क्या है, इसका शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, विकिरण किसे कहेंगे। आशा करता हूँ विकिरण आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बताइए त्रिभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होती है, ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो आपका आंसर आ जाएगा त्रिभुज में विकिरणों की संख्या 0। अब देखते हैं बहुभुज में आपने पढ़ा, जो समरी इसकी अपन लिखते हैं यहाँ पे, तो इसकी समरी में ये पढ़ा आपने कि शीर्ष यदि इसमें n है, नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू n, तो यहाँ भुजा भी क्या होगी n। यहाँ कोण, अब कोण दो प्रकार के बनेंगे देखिएगा, अंतः कोण और बाह्य कोण, उनकी संख्या रहेगी n। अच्छा, विकिरण की बात करें तो इसमें विकिरण निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला रहेगा विकिरणों की संख्या का। अच्छा, कोण की बात करें तो n कोण बनेंगे, उन कोणों का योग कई बार पूछ लेता है आपसे कि किसी बहुभुज के समस्त अंतः कोणों का योग क्या होगा या उसके समस्त बाह्य कोणों का योग क्या होगा। आपने पढ़ भी रखे होंगे, इसके फॉर्मूले भी आपने याद रखे होंगे, आपके एग्जाम वैसे भी नजदीक है तो फॉर्मूले याद होंगे आपको। तो अंतः कोणों का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बहुभुज के अंतः कोण कैसे ज्ञात करेंगे, समस्त अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2, यानी भुजाओं में से 2 कम करना और गुणा 180। कई अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 90 लेते हैं, यहाँ 2 बाहर ले लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है n-2 गुणा 180, अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, ये जरूर याद रखना आप, इसकी तो गांठ बांध लेना, ये कई बार पूछा जाता है। इसको भुजा से कोई लेना देना नहीं होता भाई। जैसे बाहर से बाह्य कोण हमने बनाए थे तो एक चक्री की तरह आपके पास वो आकृति बनी थी, यानी एक संपूर्ण चक्कर हो गया था। संपूर्ण चक्कर में बनने वाले कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये जरूर गांठ बांध लीजिएगा आप अच्छे से कि किसी भी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग, किसी बहुभुज में 10 भुज है तो 10 कोण बनेंगे, अष्टभुज है तो 8 कोण, षटभुज है तो 6 कोण, लेकिन उनका सबका योग क्या होगा, तो किसी भी कैसा भी बहुभुज होगा उसके समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब सवाल आया त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, तो आप ऐसे याद रखते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोण नहीं होते, 2 प्रकार के कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, परंतु त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है भाई। आशा करता हूं ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, अंतः कोणों का फॉर्मूला मैंने लिखा है n-2 गुणा 180। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुभुज कैसे कैसे होते हैं। 3 भुजाओं वाला बहुभुज को हम त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 4 जिसमें भुजाएं उसका नाम हम पढ़ेंगे चतुर्भुज, इसमें होता है 360। पंचभुज जो होता है उसके अंतः कोणों का योग होता है 540। फिर आएगा 6 षटभुज जो आपका होता है 720 डिग्री का, ऐसे चलता जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 18 का पाड़ा चल रहा है, 18 दूनी 36, 18 तेज 54, 18 चौक 72, ऐसा है। यानी हर एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, आपने पढ़ा है। जैसे त्रिभुज था भाई, एक व्यवहारिक बात से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका कोई सैद्धांतिक रूप से सत्य नहीं है भाई। जैसे एक त्रिभुज था, पहले ये भुजा यहां थी तो एक त्रिभुज था, इसके तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। हम प्रूव कर सकते हैं इसको इन फ्यूचर, जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें इसको देखेंगे, सिद्ध करेंगे कैसे होता है, 180 क्यों होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 था, हमने ये लाइन हटा के इसको ऐसे तिरछी कर दी और एक नई लाइन डाल दी इसमें। अब देख रहे होंगे क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। और एक नई लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है, एक सरल रेखा। तो अब 180 पहले से थे, 180 और हो गए, 360 हो गए। यानी आप देख रहे होंगे यदि एक एक भुजा बढ़ रही है बहुभुज में, एक एक भुजा बढ़ेगी तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बढ़ता जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह था कि चतुर्भुज जो होता है आपका, चतुर्भुज के मान लीजिए समस्त कोणों का योग x डिग्री है, सपोज दैट, तो पंचभुज जो आएगा आपका, एक ज्यादा भुजा हुई तो एक भुजा 180 डिग्री ज्यादा लेके आएगी तो x प्लस 180 डिग्री हो जाएगा।
यानी कई बार परीक्षा में जरूर नहीं कि आपसे सीधा ऐसे पूछे चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, षटभुज के कितने होते हैं, ऐसे ना पूछ के देखिएगा आप यहां से थ्योरी समझिएगा। त्रिभुज से आप चतुर्भुज पे आए तो कितनी भुजाएं बढ़ाई, एक, तो कोण कितने बढ़े 180। ऐसे चतुर्भुज पे आप किस पे आए, पंचभुज पे, तो एक भुजा बढ़ाई, कोण कितना बढ़ गया 180। 180 180 बढ़ रहा है भाई, हर बार 180 बढ़ रहा है। इसका मतलब यदि आप किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या एक बढ़ा देते हो तो उसके बाह्य कोण तो 360 डिग्री रहने हैं, लेकिन उसके अंतः कोणों का योग एक भुजा बढ़ाने से 180 डिग्री बढ़ जाएगा। आशा करता हूं मैं जो बात बताई उसको आप समझे होंगे। इसको मैं एक सवाल द्वारा लिखता हूं। मान लीजिए एक तो बहुभुज है n भुजा वाला, एक बहुभुज है n भुजा वाला, दूसरा बहुभुज है n+2 भुजा वाला। दो बहुभुज है, एक n भुजा वाला बहुभुज है, एक n+2 भुजा वाला बहुभुज है। सवाल कैसे पूछेगा, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तथा दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या n+2 है, तो इनके दोनों बहुभुज के समस्त अंतःकोणों के योग का अंतर क्या होगा। यानी इसका कोई अंतःकोणों का योग आएगा, इसका भी कोई अंतःकोणों का योग आएगा, उनके योग का अंतर क्या होगा, ऐसे आपसे पूछेगा। यानी इन दोनों के कोणों में कितना फर्क आएगा। जैसे चतुर्भुज और पंचभुज में होता है, चतुर्भुज और षटभुज में कितना फर्क आता है, देखिएगा सेम वही बात है। इसमें n भुजाएं, इसमें n+2 यानी 2 ज्यादा है। तो यदि आप गणित वाले विद्यार्थियों की तरह करोगे, यहां रख के फिर n+2 का वैल्यू रख के, तो भी आपके पास वैल्यू आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। या सीधा मैं आपको व्यवहारिक रूप से बता रहा था, एक भुजा बढ़ेगी 180 डिग्री बढ़ेगा। तो यहां देखिए कितनी भुजा बढ़ी है, 2, तो 2 भुजा बढ़ी है तो जाहिर सी बात है 180 कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार। तो 180 को 2 से गुणा करोगे, 180 गुणा 2 कितना हो गया 360। याद रख पाओगे शायद आप कि बहुभुज में एक भुजा बढ़ाने से उसके अंतःकोणों का योग कितना बढ़ जाता है, 180 डिग्री प्लस होता जाएगा। कैसे, +1 करो, भुजा एक जोड़ो, कोण 180 डिग्री बढ़ा के पाओ। 2 भुजा जोड़ोगे 180 2 बार मिलेगा, यानी एक भुजा डालते ही 180 डिग्री निकलेगा। इधर से एक भुजा डालोगे और उधर से 180 डिग्री निकलेगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक भुजा बढ़ाने से 180 डिग्री कोण बढ़ जाते हैं। जैसे ये n होता है, यहाँ n+3 होता, तो फटाफट विदाउट एनी फॉर्मूला आप आंसर बताइए। n और n+3 है तो 3 भुजा ज्यादा हुई तो 180 कितनी बार मिलेगा, 3 बार, 18 × 54 540 ज्यादा हो जाएगा। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। देखिएगा, तो ये था किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का मान निकालना, और समस्त बाह्य कोणों का मान होता है भाई 360 डिग्री। तो ये नॉर्मल सी बातें थी, इन चीज को आप अच्छे से याद रखें। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है, शीर्षों की संख्या क्या होती है, फिर विकिरणों की संख्या कैसे निकालेंगे, फिर बनने वाले अंतःकोण कितने होंगे, अंतःकोणों का योग क्या होगा, फॉर्मूला n-2 गुणा 180। जैसे सीधा सीधा सवाल आया, ये सवाल आया, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, ऐसे सवाल पूछेगा भाई। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, ऐसे जी के एक तरह सवाल आएगा। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो अब रट के तो बैठोगे नहीं कि अष्टभुज के इतने होते हैं, 12 भुज का इतना होएगा, ऐसे तो कैसे निकालना है। फॉर्मूला होता है इसका n-2 × 180, n-2 गुणा 180, या फिर ऐसे मिला लेना, त्रिभुज का होता है 180, यानी 3 को 180 पढ़ेंगे, 4 को 360, जैसे जैसे भुजा बढ़ेगी वैसे वैसे हम 180 बढ़ाते चलेंगे। और त्रिभुज को 1 पढ़ने का मतलब है उसमें से 2 कम करें। तो यहाँ देखिए अष्टभुज था तो 2 कम करना है, फॉर्मूला अपने आप याद रह जाएगा। यानी त्रिभुज को हम 1 पढ़ रहे हैं, 180 पढ़ रहे हैं, तो 3 को 1 कैसे पढ़ेंगे, 2 कम हुआ इसलिए पढ़ेंगे ना। तो ऐसे आपको याद रखने के तरीके हैं कि त्रिभुज में 180 होते हैं, अच्छे से सबको याद है ये। फिर त्रिभुज में 180 होते हैं तो त्रिभुज को 180 1 कम 180 क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने उसमें से 2 निकाल दिया। इसका मतलब जितनी भी भुजाओं की संख्या आएगी उसमें से 2 कम करेंगे और उसको 180 से गुणा कर देंगे। तो अष्टभुज की बात आई तो अष्टभुज का मतलब n का वैल्यू हो गया 8, 8 में से 2 कम करना है तो क्या पढ़ना है इसको, 6 गुणा 180, और 18 6 का आपको पता होगा 108। तो आपका आंसर आ गया 1080, यानी 1080 डिग्री होंगे। किसी भी अष्टभुज के समस्त अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री होता है भाई। इस प्रकार आप निकालेंगे अंतःकोणों का योग। यही सवाल आ जाए अष्टभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, अष्टभुज के सभी बाह्य कोणों, तो बेझिझक लिख देना 360 है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग भी वही होता है जो अष्टभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, सेम होता है। प्रत्येक बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। अच्छा, विकिरणों की बात करें तो आपका फंक्शन हो जाएगा n × n-3/2। ये चीज जो लिखी है आशा करता हूँ इसमें से लगभग, यानी पिछले पेपर देखोगे तो इनमें से कहीं ना कहीं से सवाल पूछे गए हैं, तो आप इस चीज को देख लें, अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें, आपकी परीक्षा नजदीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लिख लीजिएगा भाई इन चीज़ों को। हो सकता है आपके पास बुक वगैरह में लिखी हो तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा आप, इनके बिना आप इनके सवाल हल नहीं कर पाएंगे भाई।
तो ज्योमेट्री की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान दे के सीखिए। प्रश्न पढ़िए, उसमें कैसे क्या पूछना चाह रहा है उस तरीके से आप उसका आंसर बताइए। वो प्रश्न यदि रचनात्मक है यानी चित्र से सवाल पूछ रहा है तो वैसे बताइए, और यदि फंक्शन पे आधारित है तो वैसे बताइए। अभी तक हमने बहुभुज का परिचय पढ़ा है कि बहुभुज होते क्या है, सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृतियाँ कैसे कैसे अंतःकोण बनाती हैं, कैसे बाह्यकोण बनाती हैं। अब देखिएगा कि बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। बहुभुज के प्रकार कौन कौन से बहुभुज होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि चतुर्भुज आपने देखा होगा, तो चतुर्भुज आपने ऐसा, आप मैं कहूँ चतुर्भुज बनाओ तो लगभग इसी प्रकार से चतुर्भुज बनाते हैं भाई। ये लो, ऐसे चतुर्भुज बनाते हैं। अब एक बच्चा नटखट है, जैसे आप कल को क्लास में पढ़ा रहे हो और आपने बच्चों को कह दिया कि चतुर्भुज का चित्र बनाइए, तो एक बच्चे ने चतुर्भुज ऐसा बनाया, किसी ने आयत बनाया, किसी ने वर्ग बनाया। एक बच्चा ऐसा था, उसने ऐसे बना दिया, ये लीजिए यूं, ये तो पंचभुज हो गया। चतुर्भुज ऐसे बनाया उसने, यूं देखिए ऐसा चमगादड़ की तरह। ये देखिए भाई, अब ऐसा चतुर्भुज वो बच्चा बना रहा है। देखिएगा, हमने बहुभुज की परिभाषा पढ़ी थी, ये सामान्य चतुर्भुज है, ये भी सामान्य चतुर्भुज है देखने में, कि बहुभुज की परिभाषा के अनुसार ये भी एक चतुर्भुज है। कैसे? बहुभुज में हमने पढ़ा था कि सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति। तो ये देखो, ये कैसी रेखा है? सरल। ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा है, और ये बंद है भाई, ये इसने कवर किया हुआ है। सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब एक तो ये चतुर्भुज है, एक ये चतुर्भुज है। हो सकता है जिन्होंने गणित नहीं पढ़ा उनमें से कई इसको पहली बार भी देख रहे होंगे कि ऐसा भी कहाँ चतुर्भुज होता है। तो देखिएगा, ये चतुर्भुज, ये भी एक चतुर्भुज होता है, लेकिन हम इसका अध्ययन नहीं करते, हम केवल ऐसे चतुर्भुजों का अध्ययन करते हैं। क्यों? ये कौन सा बहुभुज है, ये कौन सा बहुभुज है, अभी हम देखते हैं बहुभुज के प्रकार में। तो देखिएगा इन चित्रों को एक बार कि दोनों चतुर्भुज हैं, लेकिन हम केवल इसी का अध्ययन क्यों करते हैं, इसी का क्यों नहीं करते? तो बहुभुज जो होते हैं, अभी तक आपने पढ़ा था बहुभुज बनते कैसे हैं, यानी होता क्या है बहुभुज, तो ये दोनों ही बहुभुज हैं, लेकिन हम उसी का अध्ययन क्यों करते हैं? तो देखिएगा, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। ये दर्पण लेंस वगैरह में भी होते हैं भाई, आपके साइंस में जिन्होंने साइंस पढ़ी है, जो पढ़ रहे हैं, बहुभुज में भी होता है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज कौन सा है, अवतल बहुभुज कौन सा है, तो देखिएगा क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। वैसे आपको पता तो चल गया होगा कि ये तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, क्योंकि हमने आज तक पढ़ा ऐसा ही है। तो ये जो बहुभुज है ये उत्तल बहुभुज है, और हम उत्तल बहुभुजों का ही अध्ययन करते हैं। और ये जो बहुभुज है वो अवतल बहुभुज है। अब अवतल बहुभुज कैसे है देखिएगा, कैसे इसके हम डेफिनेशन देंगे, ध्यान से सीखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तल बहुभुज के बारे में इसके फैक्ट देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वहाँ आपसे पूछता है उत्तल बहुभुज का कोई फैक्ट देखे कि इसका ऐसे क्या होता है, अवतल के बारे में पूछता है। तो देखिएगा उत्तल में क्या है, अवतल में क्या है, क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों बन गया। देखिएगा, हमने ये लाइन ली, ये लाइन सीधी जाती तो ऐसे जाती, तो 180 डिग्री का कोण बनाती। हमने इसको पहले ही मोड़ दिया यहीं पे, यानी ये कोण 180 डिग्री से क्या रह गया, कम। ऐसे ये लाइन आगे जाती, हमने इसको पहले ही मोड़ दिया, ये कोण भी 180 से क्या है, कम। ऐसे ये आगे जाती, पहले ही मोड़ दिया, 180 से कम है, और ये 180 से कम है। यानी ये जो बहुभुज है इसका प्रत्येक अंतःकोण, इसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम है, यानी 180 से पहले ही मुड़ गई है। अच्छा सुनना, इसमें क्या है भाई, ये 180 से कम है, ये ऐसे जाती, यदि इससे पहले मुड़ती है तो 180 से कम होता। अब ये तो हो गया 180, ध्यान से देखिए, अंतःकोण की बात करूं, अंदर के साइड जो बढ़ेंगे, देखिएगा ये अंतःभाग आकृति का, ये लो जो अंदर से कवर करा है इसने, ये अंतःभाग है, और ये बाह्य भाग है। तो ये कोण तो बाह्य कोण बन गया इसका, समझ पा रहे होंगे ना आप मेरी बात को। अब बढ़ेगा कहाँ से, बढ़ेगी नहीं भुजाएं, तो ये बन गया आपका 180 का, 180 से भी आगे जाके मुड़ रही है, यानी इसमें क्या आया, अंतःकोण जो बना आपका, अंतःकोण उसका वैल्यू 180 डिग्री से अधिक है। बस यही डेफिनेशन है इसकी, यही इसमें अंतर करने का तरीका है कि उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है
जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 से छोटा होता है। यानी यदि आप परीक्षा में कोई बहुभुज की बात कर रहा है, उत्तल बहुभुज की, और उसका अंतःकोण पूछ रहा है, तो आपकी वैल्यू एक अंतःकोण पूछ रहा है तो 180 से कम आएगी, क्योंकि प्रत्येक जिसका जो अंतःकोण होता है वो 180 डिग्री से कम होता है। अवतल की हम बात करें तो अवतल में क्या होता है, इसका अंतःकोण 180 डिग्री से ज्यादा, सारे नहीं, कोई भी एक अंतःकोण इसका 180 डिग्री से क्या हो गया, अधिक। अब देखिए ये तो था कोण के आधार पे। अब हम बात करते हैं इसके विकिरण खींचते हैं, तो इसका विकिरण देखिएगा, ये लो, दो विकिरण होते हैं, चतुर्भुज की बात कर रहे थे हम, ये लो, ये दो विकिरण हो गए। दोनों विकिरण किधर से गए, इसके अंतःभाग से। भाई ये अंतःभाग है, इसकी बाउंड्री लाइन है, ये बाह्य भाग है, तो विकिरण कहाँ स्थित है, इसके अंतःभाग में। इसका विकिरण खींचते हैं हम, देखिएगा शीर्ष नंबर 1, शीर्ष नंबर 2, 3 और 4। विकिरण कैसे होता है, 1 2 3 और इन 1 से 3 पे और 2 से 4 पे, ऐसे तो विकिरण डलेगा। तो 2 से 4 पे डाल दिया, ये लो, ठीक है, विकिरण आ गया। अब 1 से 3 वाला विकिरण देखिए, ये आएगा विकिरण, ये विकिरण आएगा, ये विकिरण किधर से गया, बाह्य भाग में से। भाई आकृति का अंतःभाग तो यही था, विकिरण कहां से गया, बाह्य भाग में से। तो अवतल जो है उसका विकिरण बाह्य भाग में से भी जा सकता है, और इसका कोई ना कोई एक कोण अवश्य 180 डिग्री से ज्यादा होगा। उत्तल जो होता है, चित्र देखिए, उत्तल का ये चित्र है भाई, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इधर बनाया मैंने, ये उत्तल का है, ये अवतल का है, ये ऐसे चमगादड़ के जैसा ना, ये अवतल है। हम अध्ययन किसका करते हैं, उत्तल बहुभुजों का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा चित्र से आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा कि बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। अब तक आपने पढ़ा था बहुभुज में कोण कैसे बनते हैं, विकिरण कैसे निकालते हैं। अब बहुभुज दो प्रकार के, एक बहुभुज होता है आपका उत्तल और एक होता है अवतल। तो उत्तल के बारे में दो बातें याद रखनी है, प्रत्येक अंतःकोण की बात कर रहा हूं भाई मैं, प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम, ये लो, प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, और इसका प्रत्येक विकिरण अंतःभाग में होता है, ये लो। ये दो बातें याद रखनी है आपको। कोई भी बहुभुज उत्तल है उसकी क्या शर्त है, यदि कोई बहुभुज उत्तल है तो उसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होगा, और उसका प्रत्येक विकिरण जो है उसके इंटीरियर साइड अंतःभाग में स्थित होगा। अवतल की बात करें तो इसका कोई एक, अवश्य ही कोई एक अंतःकोण, सारे की जरूर नहीं भाई, कोई एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, और यदि एक 180 से ऊपर चला गया तो वो बहुभुज अब उत्तल नहीं रहा, अवतल बन गया। अच्छा, इसका कोई विकिरण बाह्य भाग में भी स्थित हो सकता है, इसका कोई विकिरण बाह्य भाग में भी स्थित हो सकता है, जबकि यहां प्रत्येक विकिरण कहां स्थित होगा, अंतःभाग में। चित्र से मैं अभी आपको चित्र बताया था, ये लो, ये तो क्या है आपका उत्तल, और ये देखिएगा ये आपका कौन सा है, अवतल, ये लो, ये अवतल बहुभुज है और ये आपका उत्तल बहुभुज है। आशा करता हूँ इस चीज़ को समझ गए होंगे आप, कौन सा उत्तल बहुभुज होता है और कौन सा अवतल बहुभुज होता है। मैं फास्टली रिवाइज कर देता हूँ। बहुभुज में आपने पढ़ा सरल रेखाओं से बनी आकृति, बंद आकृति, पहली शर्त है आकृति बंद होनी चाहिए, बहुभुज कहलाती है। एन की मिनिमम वैल्यू आपके पास 3 रहेगी, यानी सबसे छोटा बहुभुज भुजाओं की संख्या के आधार पर त्रिभुज होता है। भुजाओं की संख्या n है तो वहां नंबर ऑफ वर्टेक्स, शीर्षों की संख्या भी n होगी, अंतःकोणों की संख्या भी n होगी, बाह्य कोणों की संख्या भी n होगी, और विकिरणों की संख्या होगी n × n-3 डिवाइड बाई 2। अंतःकोण जो थे वो होंगे n-2 × 180, और बाह्य कोण होंगे वो प्रत्येक बहुभुज के लिए होंगे 360 डिग्री। जे n जो है वो भुजाओं की संख्या को इंडिकेट करता है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सवाल होंगे, भुजाओं की संख्या देके इसकी संख्या पूछ लेना, विकिरणों की संख्या देके भुजाओं की संख्या पूछ लेना। तो ये तो था बहुभुज। अब हम बहुभुज के प्रकार पढ़ रहे थे, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अब एक बहुभुज होता है विशेष बहुभुज। देखिएगा कि बहुभुज जो है एक विशेष बहुभुज हम पढ़ेंगे अभी, जिसके बारे में ज़्यादातर आपसे कंपटीशन में उसी से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। वो बहुभुज है समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या है, यानी बहुभुज के पीछे एक शब्द लगा दिया समबाहुभुज। अब ये समबाहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज देखिएगा कि समबाहुभुज क्या है। सम यानी समान, बहु यानी भुजाएं, अनेक, और भुज मानी भुजाएं। तो अनेक भुजाएं, लेकिन वो क्या रहे, समान। बहुभुज ही रहेगा। पहली बात तो बहुभुज है, बहुभुज के पीछे सम लगा है, तो यहाँ एक बहुभुज का विशेष रूप, कैसा विशेष रूप, इसमें यहाँ सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी, यानी सभी भुजाएं समान। शर्त नंबर 1।
पहली शर्त है कि समबाहुभुज की सारी भुजाएं लंबाई में समान होंगी। शर्त नंबर 2 क्या है, इसके सभी कोण, अब कोण की बात आई तो सभी अंतः अपने अपने समान है और बाह्य अपने अपने समान है। सभी कोण माप में क्या होते हैं, समान। ऐसा नहीं है कि अंतर और बाह्य दोनों बराबर होंगे, नहीं, अंतर जैसे षटभुज की बात करें तो 6 अंदर बनेंगे 6 बाहर बनेंगे, तो 6 अंदर वाले आपस में बराबर होंगे और 6 बाहर वाले आपस में बराबर होंगे। अच्छा, इसके बारे में जैसे समबाहुभुज की बात करें, सभी भुजाएं समान होंगी, सभी कोण माप में समान होंगे, अंतः कोण आपस में बराबर होंगे और बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे देखिएगा, यहां से आपको कैसे पूछता है, प्रत्येक कोण की चर्चा कर लेगा। बहुभुज में हम प्रत्येक कोण के बारे में नहीं बता सकते, सभी कोणों का योग बता सकते हैं, सभी कोणों का योग। अंतः का आपने देखा था n-2 गुणा 180 और बाह्य का आपने देखा था 360। अब सुनना, चूंकि समबाहुभुज है, जैसे अष्टभुज की बात करें तो सभी 8 भुजाएं समान होंगी, सारे 8 अंतः कोण परस्पर बराबर होंगे, सारे 8 बाह्य कोण परस्पर बराबर होंगे। तो देखिएगा, प्रत्येक कोण के बारे में हम बता सकते हैं। तो समबाहुभुज से जो सवाल पूछे जाएंगे वो प्रत्येक कोण की गणना करवाने वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा कैसे पूछेगा, प्रत्येक अंतः कोण या प्रत्येक बाह्य कोण। आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो प्लीज आप किसी प्रकार के सूत्र के चक्कर में ना पड़े, कभी आप पहले पूरे निकालें फिर ऐसा निकालें, नहीं। आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष पर, कोई बहुभुज का एक शीर्ष ले लिया, उस पर एक तो बनता है अंतः कोण और एक बनता है भाई बाह्य कोण। अंतः और बाह्य को आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 180 डिग्री, यानी किसी बहुभुज के एक ही शीर्ष पे बनने वाला अंतः कोण और उसका बाह्य कोण का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि समस्त बाह्य कोण 360 डिग्री के होते हैं, समस्त बाह्य कोण 360 डिग्री के होते हैं। तो हम बात करें षटभुज की, जैसे सम षटभुज, समान 6 भुजाओं वाला, तो सारे बाह्य कोण कितने के होंगे, 360 के। कोणों की संख्या क्या होगी, 6, और 6 आपस में क्या रहेंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि वो क्या है, समबाहुभुज है और उसकी शर्त है कि सारे कोण नाप में बराबर होंगे। तो 360 में आप किसका भाग देंगे, 6 का, कि 6 टुकड़े करेंगे बराबर। तो 360 में आपने 6 का भाग दिया। यदि षटभुज की बात करें तो वो हो गए 60, यानी षटभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आएगा 60 डिग्री का। जब प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का आ रहा है किसी षटभुज का, तो अंतः कोण क्या होगा, आपको पता है, अंतः और बाह्य मिलाने से क्या हो जाएगा, 180। तो 180 में से किसको घटा देंगे, 60 को। तो देखिएगा, ये तरीका था करने का कि कंपटीशन में आप टाइम कम समय में आप सवालों को हल करें। तो एक शीर्ष पे ऐसे होता है। ये तो हो गया आपका व्यवहारिक ज्ञान, जो आपको पूर्व ज्ञान है। अब प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे आप, प्रत्येक बाह्य कोण, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो थे टोटल 360 बटे n क्या कर दिया मैंने, भुजाओं की संख्या का भाग दे दिया। कैसे, अष्टभुज आया तो अष्टभुज में कितने कोण बनेंगे, 8, और 8 बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि वो सम अष्टभुज की बात करें तब की बात बता रहा हूं, न कि सामान्य अष्टभुज की। सम अष्टभुज में 8 कोण बनेंगे, 8 अंदर 8 बाहर। बाहर का आपको पता है सारे होते हैं 360 के। तो एक कोण कितने का होगा, बाहर, चाहे अंदर वाला पूछे चाहे बाहर वाला, हम पहले बाह्य कोण निकाल लेंगे क्योंकि ये सरल पड़ता है। तो बाह्य कोण कितने का आएगा, 360 में हम किसका भाग दे देंगे, 8 का। तो 360 में 8 का भाग दे दिया तो आपके पास आ गया कितना, 45। तो आपको पता चल गया प्रत्येक बाह्य कोण अष्टभुज का कितना है, 45। तो अंतः कोण आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है अंतः और बाह्य मिला के कितना होता है, 180। तो 180 में से क्या घटा लेंगे आप, 45। तो ये था समबाहुभुज होता क्या है, सभी भुजाएं समान होंगी, सभी कोण बराबर होंगे, सारे अंतः आपस में बराबर, सारे बाह्य बराबर। निकालने का एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया कि प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा n, जहां पूरे बहुभुज के लिए n इंडिकेट करता है। n इज इंडिकेट किसको करता है, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स को इंडिकेट करता है भाई, भुजा की संख्या, समस्त भुजाओं की संख्या को n इंडिकेट करेगा। तो अष्टभुज का पूछे तो 8 का भाग देंगे, षटभुज का पूछे तो 6 का, पंचभुज का पूछे तो 5 का। ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण। फिर 180 में से उसको घटा देंगे बाह्य को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंतः कोण। ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवाल निकालेंगे, आपको चीजें आने लग जाएंगी। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ इतना नहीं करा पाऊंगा, समय अभाव है, और फिर भी जैसे मतलब वीडियो हम ऑफलाइन रिकॉर्ड करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपकी यदि समस्याएं होती तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्न आप प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक में से निकालें। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो मैं बार बार हर वीडियो में आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे अवगत करा दें, हो सकेगा उतना आपकी समस्या समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण हम इस प्रकार निकाल लेंगे। यदि यहाँ से कई बार क्या करेगा, प्रत्येक बाह्य कोण देके भुजाओं की संख्या पूछ लेगा, किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, अभी 1-2 सवाल कराऊंगा आपका। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, भुजाओं की संख्या कैसे निकाल लेंगे, 360 डिग्री बट्टा प्रत्येक बाह्य कोण है। ये क्यों लिख दिया मैंने, अरे भाई सारे कोण 360 डिग्री के होंगे,
अब बोलेगा एक ऐसे बहुभुज की हम चर्चा कर रहे हैं जो समबाहुभुज है और उसका प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 360 को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा है और हर एक टुकड़ा 40 का आया, तो बताओ कितनी जगह बांटा होगा भाई। 360 के टुकड़े करो और हर टुकड़ा 40 का हो तो कितने टुकड़े करें आपने, 360 में 40 का भाग दे लेंगे। इसका मतलब आपने 9 टुकड़े करे थे। तो 9 टुकड़े करने का मतलब क्या है, 9 जगह कौन आया, 9 जगह कौन आया तो 9 ही उसमें क्या होगी, भुजाओं की संख्या। फिर विकर्णों की संख्या आपसे पूछ लेगा, तो विकर्णों की संख्या के लिए आपको पता है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला वही रहेगा n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। देखिएगा, तो ये तो था आपका समबाहुभुज होता क्या, इसका परिचय। अभी सवालों से सीखेंगे हम बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, अंतः कोण कैसे निकालते हैं, चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 चीजें याद रखें, सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण माप में समान होते हैं। अब कंपटीशन लायक एक अपवाद है इसमें, जो कई बार L2 वगैरह के पेपर में पूछा जाता है। वो अपवाद क्या है, देखिएगा। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऐसा सुना होगा, हिंदी में आप पढ़ ही रहे हो रिट के लिए। मीन्स नाम के आधार पे गुणों का ना होना। तो देखिएगा समबाहुभुज में एक अपन ज्योमेट्री पढ़ते तो एक आकृति आती है समचतुर्भुज, जिसका नाम है समचतुर्भुज, और यहां हम पढ़ रहे थे समबाहुभुज। तो देखिएगा समबाहुभुज के गुण आपने देखे थे, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, पहला गुण। नंबर 2 था सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए। एक आकृति विशेष होती है चतुर्भुज में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आपने देखा होगा, ऐसे काजू कतली की तरह आता है यूं, ये समचतुर्भुज। इसमें होता क्या है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन इसके कोण बराबर नहीं होते। देख पा रहे होंगे काजू कतली, तो आपने सबने देखी होगी ना, अबे शादी ब्याहों में खूब देखा हो काजू कतली। तो ये देखिएगा, ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, ये बड़ा कोण है, ये कोण छोटा है। नाम इसका समचतुर्भुज, आकृति के अनुसार विशेष नाम है इसका, लेकिन ये ध्यान दीजिए समबाहुभुज नहीं होता, ये समबाहुभुज नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी भुजाएं तो समान है लेकिन कोण समान नहीं है। अच्छा, त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज समबाहुभुज होता है, उसके तीनों कोण समान होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब चतुर्भुज में फिर समबाहुभुज कौन होता है, n बराबर 3 के लिए समबाहुभुज कौन होगा, समबाहु त्रिभुज। n बराबर 4 के लिए समबाहुभुज कौन होता है, यानी 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज। तो समचतुर्भुज नहीं बोल देना, बाकी सबके पीछे सम चिपका दो, सम पंचभुज, सम षटभुज, सारे ऑटोमेटिक वो गुण ले लेंगे। लेकिन चतुर्भुज के पीछे आप सम चिपकाओगे तो सम चतुर्भुज बनेगा, जो कि एक विशेष आकृति होती है। आगे हम अध्ययन करेंगे इसका, स्पेशली इसका अकेली आकृति का अध्ययन करेंगे, सम चतुर्भुज क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बहुभुज के टॉपिक में बता रहा हूं। तो n बराबर 4 के लिए जो बहुभुज होता है वो वर्ग होता है, समबाहुभुज वर्ग, कि वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और चारों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, 90-90 के होते हैं। तो n बराबर 4 के लिए आपसे पूछ ले कि 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन है, तो प्लीज आप ये सम चतुर्भुज मत चिपकाए आना। सम चतुर्भुज सिर्फ नाम का सम है, इसमें समबाहुभुज वाले गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये अपवाद रहेगा। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा समबाहुभुज नहीं है, और वहां जैसे मैं इसको लिख ही देता हूं, देखिएगा हम पढ़ रहे थे समबाहुभुज कि समबाहुभुज क्या होता है, कौन सा नहीं होता। अभी चर्चा कर रहे थे हम कि समबाहुभुज के गुण क्या है। तो सवाल ऐसे आएगा, निम्न में से समबाहुभुज नहीं है, ऐसे सवाल आया। निम्न में से समबाहुभुज नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट दे दिया समपंचभुज, ऑप्शन सेकंड दे दिया समषटभुज, ऑप्शन थर्ड दे दिया वर्ग, ऑप्शन 4 दे दिया समचतुर्भुज। ये सवाल आया आपका परीक्षा में। मान लीजिए सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में से समबाहुभुज नहीं है, मतलब कौन सा समबाहुभुज नहीं है, समपंचभुज, समषटभुज, वर्ग और समचतुर्भुज। तो प्रथम दृष्टया यदि आप सामान्य तौर पे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि सम, सबके पीछे सम चिपका हुआ आ रहा है, समचतुर्भुज, समपंचभुज, और वर्ग तो एक अलग ही चीज है, तो आप किसको टिक कर दोगे, वर्ग को। जबकि हकीकत क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वर्ग एक क्या होता है, समबाहुभुज होता है। यानी आपसे ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस आकृति में समबाहुभुज के गुण नहीं पाए जाते या समबाहुभुज के गुण पाए जाते हैं, तो इनमें तो समबाहुभुज के गुण पाए जाते हैं, वर्ग में पाए जाते हैं। समचतुर्भुज क्या है, ये एक नाम का समचतुर्भुज है, ध्यान दीजिए, ये केवल नाम होता है, इसका स्पेशल आकृति है जिसका नाम समचतुर्भुज होता है, लेकिन इसके गुण समबाहुभुज वाले नहीं है। तो कौन नहीं है, समचतुर्भुज समबाहुभुज नहीं होता। याद रखना, समचतुर्भुज जो है वो समबाहुभुज नहीं होता है भाई। तो 4 n बराबर 4 के लिए समबाहुभुज कौन होता है, वर्ग होता है। अच्छा, क्या थे गुण इसके, दोनों मतलब इसकी जितनी भुजाएं वो सारी भुजाएं समान होना, इसके जितने भी कोण हैं वो सारे कोण समान होना। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे।
साथ ही यहाँ से और सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि अंतः कोण देके बाह्य कोण का मान पूछना, बाह्य कोण देके विकर्णों की संख्या पूछना। मैं एक छोटा सवाल करा रहा हूँ, फॉर्मूले जरूर आप इसके याद रखें। फॉर्मूले समबाहुभुज में 2 एक बने, कौन सा बना था? एक तो बना था n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये तो किसका है? विकर्ण का, याद होगा। एक था n माइनस 2 गुणा 180, ये किसका है? आपका सभी अंतः कोणों का जोड़। एक 360 स्पेशल वैल्यू है, सभी बाह्य कोणों का योग। बस ये याद रखना, जहां n इंडिकेट कर रहा है समस्त के लिए भुजाओं की संख्या को, नंबर ऑफ साइड्स। अब एक छोटा सा सवाल मैं लिख रहा हूं, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 150 डिग्री है। सवाल आया किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 150 डिग्री है, तो इसके विकिरणों की संख्या बताओ। तो इसके विकिरणों की संख्या बताइए। ये सवाल आ गया भाई, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 150 डिग्री है, तो इसके विकिरणों की संख्या बताओ। अब आपको इसके विकिरणों की संख्या बतानी है। विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी विकिरण तक जब जाओगे जब आपके पास भुजाओं की संख्या होगी। अब भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? 360 वाला सिस्टम आपको याद रखना, बिना फालतू के और सूत्र ना याद रखें। आपको पता है 360 बटा भुजा बराबर आता है प्रत्येक बाह्य, ये होता है। ये फंक्शन आपने देखा, क्योंकि सारे बाह्य बराबर होते हैं तो जितने टुकड़े उतने में बांट दो, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो भुजा कैसे आएगी? 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण। ये समबाहुभुज की बात है भाई, प्रत्येक बाह्य कोण। ऐसा करने से आपके पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना, ये याद रखने की चीजें हैं, न कि सवाल को इतने बड़े तरीके से हल कर रहे हैं। एक शीर्ष पे बनने वाला अंतः और बाह्य, अब तक जो चर्चा करी उसका सार लिख रहा हूं मैं। अंतः और बाह्य मिला के कितने होते हैं? 180। तो इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा देखिएगा। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है, तो आपको पता है उसका बाह्य कोण कितना होगा भाई? अंतः और बाह्य ऐसे बनता है ना, ए यू, ये अंतः बनता है, ये बाह्य बनता है, तो ये दोनों मिला के 180 के होते हैं। तो अंतः कोण 150 है, तो बाह्य कितना बनेगा? 30 डिग्री का। ये आप दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे बिना पेन कॉपी। भाई 180 में से 150 तो अंदर ही बन गया, टोटल 150 बनता है, तो बाह्य कोण कितना हो गया? 30। अच्छा, सारे बाह्य कोण कितने होते हैं? 360 के, और हर एक कितना आ रहा है? 30। तो कितनी भुजाएं होंगी वहां पे? तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले आपको दे रखा था सवाल, ध्यान से देखिए। अंतः कोण की माप है 150, अंतः कोण की 150 है, तो आपके दिमाग ने आपको सिग्नल दिया बाह्य कोण की माप आएगी 30 डिग्री। ये 30 कहां से लाया मैं? दोनों मिला के 180 होते हैं। अच्छा, आपको पता चला एक कोण 30 डिग्री का बना, एक कोण 30 डिग्री का बना, तो कितने कोण बने होंगे वहां पे? भाई जाहिर सी बात है, एक चीज 30 की है, टोटल कितने रुपए हैं आपके पास? 360 है, तो कितनी खरीद लोगे? ये 30 के रूप में बांट रहे हो। बांटना कहां तक है? 360 तक, क्योंकि समस्त बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो करना क्या है आपको? 360 में किसका भाग दे देना है? 30 का। 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दोगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा, भुजाओं की संख्या। तो ये आ गया आपके पास 12। यानी ये जो चर्चा यहां हो रही है, ये 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज की चर्चा हो रही है। अच्छा, आपको क्या बताना था? विकिरणों की संख्या। अब विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा माइनस 3 बटा 2। तो भुजा आपने 12 निकाली, तो देखिएगा 12 गुणा 12 माइनस 3, सीधा लिख देता हूं, 12 में से 3 गया 9 बटा 2। कैलकुलेट करोगे 12 नाम 108 बटा 2, 54 आ गया। तो आपके सवाल का फाइनल आंसर क्या आया? 54 आया, यानी 54 आपके सवाल का आंसर आया। कैसे आया देख लीजिएगा, पुनः मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे सवाल आएंगे उठपटांग, कभी विकिरण देके भुजा की संख्या, विकिरण देके अंतः कोण का मान, बाह्य कोण का मान। आपको ये फैक्ट्स याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अंतः कितने का होगा, बाह्य कितने का होगा, क्या रिलेशन होता है इंटीरियर एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर कैसे फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, ये सारी चीजें। तो फिलहाल आपने जो वीडियो देखा है इसको ध्यान से देखिए, इनमें जो पॉइंट आए उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक का आप सहारा लीजिए, जहां आपको सवाल निकालने में वो मददगार होगी। सवाल निकालिए, यदि फिर भी आपको किसी सवाल में कोई समस्या है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे अवगत कराइए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। साथ ही ये रिट के लिए जो वीडियो है, ये मेरे हिसाब से लगभग बहुत अच्छा आपकी मदद करेगा ज्योमेट्री के सवाल हल करने में, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो ज्योमेट्री को भार समझते हैं एक तरह से, या फिर जिनके सवाल गलत करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए।